गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। इसकी हमने जनरल प्रॉपर्टीज देख ली थी, अकरेंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। पॉइंट नंबर 4 क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 स्टार्ट कर लिया था। अब ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट में आपके पास होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात करें तो सबसे पहले बात क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो आपके पास होता है वो होती है आपकी डायाटॉमिक गैस। क्या होता है? डायाटॉमिक गैस, ठीक है। पता है, नाइट्रोजन जो होता है वो आपको N2 के फॉर्म में मिलता है, यानी कि एक डायाटॉमिक स्पीसीज होती है। एज वेल ये आपको एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट मींस नाइट्रोजन इज डायाटॉमिक गैस। बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स की बात हम यहाँ पे करें तो ये आपके क्या होंगे? पॉली एटॉमिक सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फास्फोरस की, तो ये P4 में आपका एग्जिस्ट करता है। ओके, तो दैट इज पॉली एटॉमिक सॉलिड्स। ये सब के सब आपके पॉली एटॉमिक्स होते हैं, बहुत सारे एटॉमिक स्पीसीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एज वेल गैसेस स्टेट में ना कर किसमें होंगे? आपके सॉलिड स्टेट में आपके प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अब यहाँ पे बात करें अगर, ठीक है, तो वो है आपके पास में क्या? मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे तो क्या कहेंगे? जब भी हम मूव करते हैं अप टू डाउन, कहाँ मूव कर रहे हैं? अप टू डाउन मूव करें तो क्या होगा? अप टू डाउन मूव करने पर हमारे पास में यहाँ पे मेटालिक प्रॉपर्टी जो है, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे अप टू डाउन मूव करेंगे तो आपका यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक प्रॉपर्टी जो है आपकी वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है। इट मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस ये आपके होंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी ये होंगे आपके मेटलॉइड्स, ठीक है। और बिस्मुथ जो होगा वो होगा आपका मेटल। तो ये तो हमने यहाँ पे पता कर लिया कि जब भी अप टू डाउन मूव करेंगे तो आपकी मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। बट व्हाई, क्यों होगी आपकी मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। वी नो दैट, हम ये स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। इट मींस क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही, इट मींस क्या हुआ? आपकी साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, जब साइज इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम लो अमाउंट ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई रिक्वायरमेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब भी हम अप टू डाउन मूव कर रहे हैं ना बच्चों, तो अप टू डाउन मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है और आपकी आईपी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स बिस्मुथ जो है उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जो है ना वो क्या है आपका? इजी है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन क्या है? इजी है। और मेटल्स की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना। इट मींस सबसे बेस्ट मेटल कौन होगा आपके पास में? मेटल वो होंगे जो आपके इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, बिकॉज ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। तो देखिएगा, बात करें अगर नाइट्रोजन की तो सबसे इनर सेल में होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाना इतना इजी नहीं होगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत हाई चाहिए। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ तक आते आते आपके न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो लो हो जाएगा काफी, ठीक है। आईपी क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इट मीन्स बिस्मुथ इन सब अमंग ऑल एलिमेंट्स क्या कर रहा है?
इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स दिस शो मेटालिक प्रॉपर्टी। ओके, तो अप टू डाउन मूव करने पे मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, व्हेनेवर वी मूव अप टू डाउन देन मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीमेंट इन साइज एंड डिक्रीजेस इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी तो हो रही है डिक्रीज और साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा विद लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, इसीलिए आपका बिस्मिथ जो होता है वो मेटल की तरह बिहेव करता है, आर्सेनिक एंटीमनी आपके मेटलॉइड्स होते हैं और नाइट्रोजन फॉस्फोरस आपके नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों आपका ऑलवेज, आप किसी भी ग्रुप की बात कर लीजिए, जब भी हम अप से डाउन मूव करेंगे ना तो आपकी साइज तो इंक्रीज ही होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इजी होगा, तो मेटालिक करेक्टर ऑलवेज क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा जब भी हम किसी ग्रुप में अप से डाउन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम फिनोमेना, सेम प्रोसेस आपका अप्लाई होता है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स पर भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो अगर अपना थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप मूव करते हैं अप टू डाउन, कहाँ मूव कर रहे हैं, अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास। ठीक है, जब भी हम अप डाउन मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका मोलर मास में इंक्रीमेंट आएगा और मोलर मास जब इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इन्हें बॉईल करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई रिक्वायरमेंट होगी बिस्मिथ के लिए। ठीक है, ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप नंबर 15 में अप से डाउन मूव करने पर आपका इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके एलोट्रोपिक नेचर को और मेल्टिंग पॉइंट को। चलिए, हो गया, चलिए देखिए। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको, मेल्टिंग पॉइंट को। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका अप्लाई होता है सॉलिड्स पर। सारे के सारे क्या है, सॉलिड है, केवल नाइट्रोजन को छोड़ करके। नाइट्रोजन आपका डायटोमिक गैस है, बाकी सब क्या है, सॉलिड्स है। और एक बार जब सॉलिड आपके लिक्विड में चेंज हो जाते हैं उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मोलर मास। बट मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जब हम मूव करते हैं नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, तब तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होता है। ठीक है, बट आफ्टर आर्सेनिक टू बिस्मिथ, दिस मीन डिक्रीजेस। ठीक है, तब आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है जब हम बात करते हैं आर्सेनिक से लेकर के बिस्मिथ तक। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमें यहाँ पे समझना है। एक्सेप्शनल आ गया। अगर हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज ही होता है तो क्या बोलते हैं, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मोलर मास। और यहाँ तक सही भी है ये। ठीक है, कि नाइट्रोजन से आपका आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बट आर्सेनिक से लेकर के बिस्मिथ तक आपका क्या हो रहा है, आर्सेनिक से बिस्मिथ तक आपका मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है क्या, डिक्रीज। तो ऐसा क्यों हुआ ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका रीजन आपको लिखना है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट these elements have tendency to form 3 covalent bond। ठीक है, ये यहां पे मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, कि आर्सेनिक से जब भी हम बिस्मिथ की तरफ मूव करते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनकी टेंडेंसी होती है 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की एज कंपेयर टू 5 कोवलेंट बॉन्ड के। ऊपर की तरफ बात करें नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस पे, आर्सेनिक पे, तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, यहां पर आपके पास में
5 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है फास्फोरस के पास, आर्सेनिक के पास में, ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास नहीं, फास्फोरस एंड आर्सेनिक के पास, ठीक है। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये 5 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। बट आर्सेनिक से जब अपन मूव करते हैं बिस्मिथ की तरफ, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये एलिमेंट जो हैं वो 5 कोवलेंट बॉन्ड नहीं, केवल 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे कम बन रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब कम बनेंगे तो उनको मेल्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लो ही लगेगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम एक आ रही है कि सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, और क्यों इसकी वजह से आपके पास में 3 कोवलेंट बॉन्ड ही बन पाता है, 5 कोवलेंट बॉन्ड टेंडेंसी क्यों नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जस्ट विद इन 2 to 5 मिनट्स के बाद, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं, क्या है वो पॉइंट, कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोप्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कार्बन के एलोट्रोप्स को पढ़ा होगा, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रोप्स बनाते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, एलोट्रोप्स वो होते हैं जो आपके एक ही एलिमेंट से बने हुए डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिनमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो होती हैं डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है सेम, ठीक है। तो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी सब के सब एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, एलोट्रोप्स बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए यहां देखेंगे अपन, इस पॉइंट को डिस्कस हम करेंगे किसके साथ बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में, जो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है और इसकी वजह से ऐसा क्यों हुआ, यहीं पे डिस्कस करने वाले अपन अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि हमें चैप्टर को कैसे डिस्कस करना है। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कि एक हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड पढ़ना है हमें एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, और थर्ड पढ़ना है हमें केमिकल रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। हमने एक प्रॉपर्टी यहां पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, दैट इज कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी साइज क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, राइट। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी आपकी, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसलिए बिस्मिथ आपका मेटल होता है और नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है आपका, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये शो करते हैं -3, +5 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दीज 3 स्टेट शो करते हैं आपके ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, किस तरह से कौन सी और कौन से एलिमेंट किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो ये क्या है आपका, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, दे ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो अपने मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो बनाता है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाता है। किसके साथ, -3। एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, NH3। नाइट्रोजन के साथ में क्या है आपके 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कौन से, हाइड्रोजन के, NH3। अगर हम NH3 को देखते हैं तो हमारे पास में टोटल कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, ठीक है। आप क्या करेंगे, N और H के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाई होगी, दैट्स वाई इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, H पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इसे ब्रेक करेंगे तो अगेन नेगेटिव,
पॉजिटिव, ब्रेक करेंगे तो अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो अमोनिया मैंने यहाँ पे आपको एक कंपाउंड बताया जिसमें आपका नाइट्रोजन जो है ना वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। इसमें NH3 में आप चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन को हमने यहाँ पे एक्सपुट किया, ठीक है, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन क्या शो करता है? +1 तो 3 है, 3 प्लस टोटल पे चार्ज, टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई, ठीक है। बट इसके अलावा नाइट्रोजन की हम बात करें तो इट इज ऑल्सो शो +3, ठीक है। नाइट्रोजन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो आपका -3 में बनाता है बिकॉज इट इज नॉन मेटालिक इन नेचर। दे ऑलवेज असर्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरी नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई ये ऑलवेज आपके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बट हमने क्या कहा कि ये आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कब? ठीक है, व्हेन इट इज attach with more electronegative atom, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? जब ये अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको NF3, क्या है? NF3, जहां पे ये शो करता है +3, निकाल लेते हैं। NF3 की बात अगर हम करें यहाँ पे NF3 की, देखिएगा तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा? फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? हाई है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। या आप ऐसे निकाल लीजिए, नाइट्रोजन को x कंसीडर कीजिए, फ्लोरीन पे चार्ज -1 है, टोटल कितना हो गया? -3, टोटल पे चार्ज कितना है? 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3, ठीक है। तो नाइट्रोजन की यहाँ पे 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, दैट इज -3, ठीक है, बिकॉज ये नॉन मेटालिक है। और +3 कब शो करेगा? when it is attached with more electronegative element like ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। तो NF3 मैंने आपको कंपाउंड यहाँ बताया जिसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हुआ आपको नाइट्रोजन का कि नाइट्रोजन जो है वो -3 में आपके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। चलिए नीचे आते हैं किस पे? फॉस्फोरस पे, ठीक है। तो फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस जो है ना वो आपके PCl3 भी बनाते हैं, PCl5 भी बनाते हैं एंड PH3 भी बनाते हैं। मतलब फॉस्फोरस आपके पास ऐसा एलिमेंट है जो आपका P को यहाँ पे क्या रखेंगे? X, Cl का कितना होगा? -3 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा? +3। PCl5 में P को रखेंगे X, Cl का -5 इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा? +5। PH3 में P को रखेंगे X, H का हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया? -3। तो फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका +3, -3 एंड +5 सारे कंपाउंड आपके फॉर्म करता है, ठीक है ना। ईच एंड एवरी ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है फॉस्फोरस, ठीक है। बट समझ गए आप? इसका मतलब फॉस्फोरस की जब हम बात करेंगे तो कंपाउंड मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए हैं, आपको देख लीजिएगा। और इसके बाद हम फॉस्फोरस की जब बात करेंगे तो ये शो करता है आपका +3 भी, +5 भी और -3 भी, ठीक है। बट अगर हम बात करें नाइट्रोजन से बिस्मिथ की हो, ठीक है, जब भी हम अप से डाउन की तरफ मूव करते हैं तो एक बात यहाँ पे आपको नोट करनी होगी, दैट इज टेंडेंसी to show -3 oxidation state decreases, ठीक है, and tendency to show +5 oxidation state increases। समझ गए? जब भी हम अप से डाउन की तरफ मूव करते हैं तो -3 शो करने की टेंडेंसी होती है डिक्रीज, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। ड्यू टू, क्यों होगा ऐसा? इसलिए होगा ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मेटालिक कैरेक्टर,
बिकॉज हम जब भी अप से डाउन मूव करते हैं ना बच्चों, तो आपका मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। इट मींस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। दैट मींस फॉस्फोरस आर्सेनिक जो है वो आपके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया? तो नाइट्रोजन से जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर में इंक्रीमेंट होने की वजह से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी और पॉजिटिव यानी +5, ठीक है, शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। +5 ही क्यों, देख लीजिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या रहेगा, देखिएगा। फॉस्फोरस की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखिएगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूं आपके पास, ठीक है। जब हम फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3s2 3p4, ठीक है। इसको नोट कर रहा हूं, 3s2 में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3s2 3p4, तो इसके पास में आपका वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, देखिएगा ध्यान से, तो ये होता है 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज 2p के बाद 3s आएगा, 3p आएगा, ठीक है ना। तो इसके पास में कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। बट जैसे ही नीचे आते हैं फॉस्फोरस पे तो 3p आ गया, 3p के जस्ट बाद कौन आएगा आपके पास में, 3d। इसका मतलब फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा ना बच्चों, यहाँ पर सॉरी 3p3 होता है बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हुई थोड़ी सी, क्या होता है 2p3 एंड 3p3 हाफ फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 3s2 3p3 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमने क्या किया इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। अभी यहाँ पे टोटल आपके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज 1 2 एंड 3। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है जब इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक्साइट होकर के अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है डी ऑर्बिटल को। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा तो आपके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, या ये 5 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। देखो यहां से आपका धीरे धीरे आंसर मिलना स्टार्ट हो गया। आपको क्या कह रहा था मैं आपसे, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बिकॉज नाइट्रोजन केवल आपका 3 कोवलेंट या 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मैक्सिमम कोवलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि एक बॉन्ड आपका यहां से बन सकता है, 3 बॉन्ड आपके टोटल यहां से बन सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी आपके आयन के साथ में होती है। स्टेबल कंपाउंड तो नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है ना, NH3 अमोनिया, ठीक है। इसके बाद जैसे हम फॉस्फोरस और आर्सेनिक पे मूव करते हैं, देखा आपने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ये अपनी वैलेंसीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 5 पे मूव कर गए, आपके -3 से कहाँ गए, +5 पर आ गए। ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीमेंट तो हुआ ही है, एज वेल इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दैट्स वाई ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड किया अपनी वैलेंसी को, ठीक है। वैलेंसी को एक्सटेंड किया मतलब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड क्या बन रहे हैं, मोर बन रहे हैं। जितना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। और 5 कोवलेंट बॉन्ड बनने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गए, मोर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे उन्हें मेल्ट करने के लिए उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई होगी कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आर्सेनिक की तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब हो गया कि आपका मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब आगे जब हम और भी आगे मूव करते हैं आर्सेनिक टू एंटीमनी और बिस्मिथ, तो बिस्मिथ की यहां मैं बात करूं तो बिस्मिथ जो है ना
वो आपका इसका एक कंपाउंड आपने देखा होगा BiF5 जो शो करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो कर रहा है? +5। केवल +5 में इसका केवल एक ही कंपाउंड आपके पास में नोन होता है, केवल 1 कंपाउंड, ठीक है। जबकि +3 में, इसमें +3 में इसके बहुत सारे कंपाउंड नोन होते हैं, ठीक है ना, लाइक BiF3, ठीक है ना, कौन सा? BiF3, ठीक है, BiS3 वगैरह बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं। तो एक और चेंज हमें यहाँ देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि जब हम आर्सेनिक के बाद वापस नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होती है और +3 की इंक्रीज होती है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं हम नीचे? एंटीमनी टू बिस्मिथ हम बात करेंगे तो यहाँ पे +5 शो करने की, चलिए फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और ये वाला अभी मेंटेन रखेंगे क्योंकि इसका आंसर भी निकालना है अभी, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को। देखिए अब एंटीमनी टू हम जा रहे हैं कहाँ पे? बिस्मिथ की तरफ जब जा रहे हैं तो क्या कहेंगे यहाँ पे? +5 शोइंग टेंडेंसी जो है आपकी वो होती है डिक्रीज, एंड +3 शोइंग टेंडेंसी जो होगी वो होगी आपकी इंक्रीजेस, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अब पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे को क्लियर है, यहाँ पर क्या क्लियर है कि ऊपर का एलिमेंट नाइट्रोजन जो है वो शो करेगा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड विद -3 ड्यू टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो -3 की शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, +5 की इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। और नीचे चलेंगे तो +5 के शो करने की टेंडेंसी होगी डिक्रीज और +3 शो करने की टेंडेंसी होगी इंक्रीज। ऐसा क्यों होगा? अगेन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब वापस से यहां पे बात आ रही है किसकी? इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो अब यहां पे समझ लेते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उसी के साथ आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा कि आर्सेनिक से बिस्मिथ तक आते आते आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है आपका, यहां पे नोट कर रहा हूं मैं आपके पास में, इसको रख करके, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो आपका होता है क्या? देखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है the two electrons the tendency of two electrons of S subshell to remains unshared in formation of compound, ठीक है। ये आपका होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कह रहा है आपसे ये? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि जो भी आपका एलिमेंट है उसके अंदर जो एस सबशेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से? एस सबशेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बिस्मिथ है, बिस्मिथ के पास में क्या होगा? S2 और P3, 6S2 6P3। तो क्या कह रहा है आपसे? जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव करवाने के चक्कर में क्या होता है कि इसके एस सबशेल में प्रेजेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके अनशेयर्ड रहते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कि जब भी हम बिस्मिथ का कोई कंपाउंड बनाने के लिए जाएंगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो एस सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल में मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चाहेगा कि ये ऑलवेज आपका हाफ फील्ड मेंटेन रहे। हाफ फील्ड मतलब स्टेबल। तो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए आपका जो एस ऑर्बिटल या एस सबशेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके अनशेयर्ड फॉर्म में रहेंगे।
ये अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ में शेयरिंग नहीं करेंगे। अब शेयरिंग नहीं करेंगे तो आपके पास बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स केवल 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस डाउन द ग्रुप जाने पर आपके पास में केवल 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, 5 नहीं। क्या कह रहे हैं हम, डाउन द ग्रुप जाने पे +5 शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है और +3 शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि एज सबशेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, दैट मींस वहां पे केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे केवल 3 कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। देखिएगा आप ध्यान से, आर्सेनिक टू बिस्मिथ की तरफ जब जा रहे हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है और +5 डिक्रीज हो रही है। दैट मींस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट दीज एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड। यहां तक कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे, 5, और इसके बाद से 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, 5 बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। पहले कितने बन रहे थे, 5 कोवलेंट बॉन्ड यहां से यहां तक, अब आपके पास केवल 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही हो पा रहा है। दैट मींस यहां पर आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम बन रहे हैं। तो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी सब्सटेंस को, कंपाउंड को मेल्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपको आंसर मिला यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे नाइट्रोजन शो करेंगे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इट्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा जिससे ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है, एज वेल मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है तो -3 शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी और +5 शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ गए। और उसके नीचे जब और मूव करते हैं तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है आपका, जिसमें एज सबशेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आपके डी ऑर्बिटल के साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, जिससे आपके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे फॉर बॉन्डिंग फॉर्मेशंस। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका 3 कोवलेंट बॉन्ड ही बन पाता है एज कंपेयर टू द 5 कोवलेंट बॉन्ड के। तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, साथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी और +5 की डिक्रीज होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं जाएंगे ना, तो ऑलवेज हायर वैलेंसी से 2 वैलेंसी लो शो करेगा। ठीक है, हायर वैलेंसी कितनी थी, +5, और +5 से 2 वैलेंसी कम मतलब +3। ठीक है, ऐसे ही जब ग्रुप नंबर 16 में जाएंगे तो हायर वैलेंसी +6 होगी तो उससे लो वैलेंसी +4 शो करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में एज सबशेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रहेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन में। दैट मींस हायर वैलेंसी से 2 वैलेंसी कम शो होगी यहाँ पे, इसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। आई होप कि आपको अब सब कुछ समझ में हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज कि यहां से यहां तक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 कोवलेंट बॉन्ड बन पा रहे हैं जबकि ऊपर आपके 5 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना मेल्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, जितने कम बॉन्ड बनेंगे उतना ही लो एनर्जी चाहिए मेल्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्या होता है, एज सेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, इससे 2 वैलेंसी अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है, ये स्टेबिलिटी के लिए करता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने पे पॉजिटिव स्टेट बढ़ेगी, नेगेटिव कम होगी, और उससे भी नीचे जब चलते हैं और नीचे की तरफ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 वैलेंसी कम शो होती है। ठीक है, तो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2, दैट इज एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। चलिए, हो गया। चलो, टाइम लगा एक्सप्लेन करने में, बट हाँ आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी हर एक चीज, और आपका हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है, बिकॉज चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, लेंदी जरूर है, मैंने कहा था आपसे। ठीक है, इंटरेस्टिंग काफी है। चलिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहे हैं एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। चलिए,
देखिए एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो अपने आप में सबसे अलग कंपाउंड क्यों है, सबसे डिफरेंट एलिमेंट क्यों है, यूनिक क्यों है। ठीक है, जितने भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हमने देखे उनमें से नाइट्रोजन सबसे डिफरेंट एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी उन सबसे एनामोलस है, यूनिक है, क्यों। ठीक है, तो आपको पता ही होगा डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जो आपका सबसे स्मॉल साइज का होगा, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाई होगी। सब पढ़ चुके हैं अपन, केवल उसमें से एक पॉइंट्स को निकाल के यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी यहाँ पर। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, आयोडाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, सबसे हाई होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आईपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा आपके पास। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा पता आपको डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, बाकी सब क्या है, पॉलीएटॉमिक सॉलिड्स है। ठीक है, डायटोमिक गैस है एज वेल, नॉट शो एलोट्रॉप्स, ये एलोट्रॉप भी शो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अभी पढ़ाया था मैंने आपको कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास में क्या होता है, 2s2 2p3, 2s2 2p3, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है आपके पास। अब जब वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा तो नाइट्रोजन जो है ना वो पाई बॉन्ड डी ऑर्बिटल के साथ नहीं बना सकता, ये केवल पाई बॉन्ड बनाएगा पी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के साथ ही। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नाइट्रोजन जो बनता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यहाँ जो पाई और पाई बॉन्ड बनते हैं ना ये पी ऑर्बिटल से ही बनते हैं, डी से नहीं बनते, क्योंकि डी ऑर्बिटल में एब्सेंट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बोलेंगे, कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पी एंड डी ऑर्बिटल से नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड बनाएंगे आपके नाइट्रोजन, वो बनाएंगे कैसे, फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, यानी ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे केवल पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के साथ, यानी पी का पी के साथ ही बना सकते हैं, पी का डी के साथ नहीं बना सकते, बिकॉज इनमें डी ऑर्बिटल जो है वो आपका एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ये होगी सारी क्या, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा राइट एनी टू एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, तो कोई भी दो लिखिएगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास कि आप ये लिखिए एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और एक प्रॉपर्टी में आप 2-3 को मिक्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। स्टार्ट करते हैं थर्ड, केमिकल प्रॉपर्टी में थर्ड पॉइंट आपके पास था केमिकल रिएक्टिविटी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे पहली बात करेंगे हम किससे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो जब भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट रिएक्शन करते हैं किससे, हाइड्रोजन से, तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे, हाइड्राइड। कौन से टाइप के, EH3 टाइप के। किस टाइप के हाइड्राइड बनेंगे, EH3। अब EH3 में आपके हाइड्रोजन तो है ये, और E का मतलब यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स, तो 1 बाय 1 E के प्लेस पे हम ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट पुट करेंगे। सबसे पहला कौन सा होगा आपका, नाइट्रोजन, तो बनेगा NH3, दूसरा होगा आपका पास PH3, थर्ड होगा ASH3, फोर्थ होगा एंटीमनी हाइड्राइड, और लास्ट होगा बिस्मिथ हाइड्राइड। ये होगा आपके पास। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। देखिए किस तरह से, जब भी हम अप से डाउन मूव करेंगे तो आपको पता है साइज क्या होती है आपकी, इंक्रीज। पता है, जब साइज यहाँ पे इंक्रीज होगी नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक, तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज।
ठीक है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, होती है ना, पढ़ लिया अपन ने, 11वीं में पढ़ा था। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, उसको ब्रेक कर पाना इजी है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो साइज इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका मतलब देखो समझ गया, सिंपल सा ट्रिकली समझना है, क्या समझना है कि यहाँ पे BiS3 जो है ना उसके बॉन्ड सबसे क्विकली ब्रेक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि BiS3 में सबसे वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जबकि इसके बॉन्ड सबसे लेट ब्रेक होंगे बिकॉज इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, ठीक है। एज वेल यहाँ आपको पता भी होगा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्मॉल इन साइज है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, उसके एसोसिएशन से भी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया अभी तक आपको कि BiS3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग, तो इसके बॉन्ड्स ब्रेक होना सबसे इजी रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे, ये सब हम क्या कर रहे हैं, अप टू डाउन बोल रहे हैं, जब हम मूव कर रहे हैं अप टू डाउन तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, ठीक है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा इन सब हाइड्राइड में से, बिस्मिथ हाइड्राइड, बिकॉज इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, सबसे इजीली इसके बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई ये सबसे मोर रिएक्टिव है अमंग ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज होगी बच्चों। क्यों होगी, देख लीजिए, एसिड का मतलब होता है वो स्पीसीज जो आपका सबसे क्विकली H+ आयन डोनेट करे, पता है तुमको, और BiS3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे क्या है, वीक है, तो BiH3 जो है ना उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने से सबसे इजीली H+ आयन बाहर निकलेगा। इट मींस सबसे मोर एसिडिक कौन हुआ आपका BiS3, सबसे लेस एसिडिक कौन हुआ आपका NH3। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे हाइड्राइड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये ऑर्डर हो जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है कि आपका PH3 और BiS3 में से कौन ज्यादा एसिडिक है, विच वन इज मोर एसिडिक, तो क्या बोलेंगे BiS3, बिकॉज its bond strength is very weak, so it is easily donate H+ ion, that's why its acidic strength is more than PH3 phosphine gas, ठीक है। अब कितनी बार समझ में आ गई अपन को कि साइज इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप जाने पे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना वो भी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। क्यों हो रही है बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर के रिगार्डिंग कौन कितना स्टेबल है, मतलब इसको हीट दिया जाए और इसको हीट प्रोवाइड किया जाए तो दोनों में से विच वन आपका इजीली डिसोशिएट हो जाएगा या थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा। तुम्हें पता है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है, तो जैसे इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये इजीली टूट जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, बट ये इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये आपका थर्मली मोर स्टेबल हुआ, जबकि ये थर्मली लीस्ट स्टेबल हुआ। ये टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। समझ में आया आपको, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे लीस्ट स्टेबल। एज वेल एक और पॉइंट देखेंगे, रिड्यूसिंग पावर जो है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप जाने पर। क्यों, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं या रिड्यूसिंग पावर जो होती है उसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वो स्पीसीज जो इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं, सामने वाली स्पीसीज का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन मतलब सामने वाले स्पीसीज या कंपाउंड को हाइड्रोजन अवेलेबल करवाएंगे। तो सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा आपको पता है ना, BiS3, बिकॉज इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, तो ये सबसे पहले हाइड्रोजन आपको अवेलेबल करवाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो BiS3 सबसे मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन सबसे लीस्ट होगा आपका NH3। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं
उनको अरेंज कीजिए थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर मैं इनको अरेंज कर रहा हूं तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है आपकी, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, क्लियर है। अमंग 15 ग्रुप हाइड्राइड्स विच वन इज लीस्ट थर्मल स्टेबल, तो कौन होगा आपका BiH3, सबसे मोर स्टेबल NH3। विच वन हैज मोस्ट रिड्यूसिंग पावर, BiH3, ठीक है, बिकॉज इट इज इजिली डोनेट हाइड्रोजन्स ड्यू टू इट्स लो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स में अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके NCERT बुक के अंदर इन टेक्स्ट में दिए हुए हैं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो होगा आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से। नंबर 2, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिएगा। और अब देखिए रिएक्शन विद क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन हो रहा है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो इस बार आपके पास क्या बनेंगे बच्चों, ऑक्साइड्स। क्या बनेंगे, ऑक्साइड। और ऑक्साइड कौन से बनेंगे देखिएगा, E2O3 टाइप के एंड E2O5 टाइप के बनेंगे। क्या बनेंगे, E2O3 एंड E2O5, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखेंगे E2O3 एंड E2O5 को देखिए किस तरह से बनेगा, N2O3 बन सकता है, P2O3 बन सकता है, AS2O3 बन सकता है, Sb2O3 बन सकता है एंड Bi2O3 बन सकता है। सेम एज E2O5 रखेंगे तो क्या बनेगा, N2O5 बन सकता है, P2O5 बन सकता है, ठीक है, AS2O5 बन सकता है, Sb2O5 बन सकता है और Bi2O5 बन सकता है। ये सारे ऑक्साइड्स होंगे। ये कौन से होंगे, ये होंगे आपके E2O3 टाइप के और ये होंगे आपके E2O5 टाइप के होंगे, ठीक है। एक छोटा सा चेंज आ गया पहले वाले से, पहले वाले में आपके हाइड्राइड्स थे, हाइड्रोजन, इस बार आपके ऑक्साइड्स हैं तो क्या होंगे, ऑक्सीजन हो गए आपके। अगेन सेम, जब हम मूव करेंगे अप टू डाउन तो अगेन आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। कुछ कॉमन चीजें बता देता हूं फटाफट। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी अगेन क्या होगा आपका, रिएक्टिविटी अगेन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स तो आपके हाइड्राइड से कॉमन है बिल्कुल। ऐसे कैसे, साइज बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बट इस बार हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या है आपके पास, ऑक्सीजन। तो इस बार आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। समझ गए कि नहीं समझे, बिकॉज इस बार जब इनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो आपको ये हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन। और जो स्पीसीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करने पे इस बार आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। पिछली बार आपके पास हाइड्रोजन था तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, तो इस बार क्या होगा आपका, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बिकॉज इस बार हाइड्रोजन नहीं कौन है, ऑक्सीजन है। जो जितना ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे चेंज हो रही है, बाकी सब आपकी कॉमन है, ठीक है। एक चीज तो समझ में आया, N2O5 में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन निकालेंगे 2x - 10 = 0 तो कितना आ रहा है, +5। मतलब नाइट्रोजन भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, बट ध्यान रखिएगा इसके कोवलेंट बॉन्ड कभी भी 5 नहीं हो सकते। ये बात मैं पहले कह रहा था आपसे, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि नाइट्रोजन जो है ना वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में कंपाउंड तो बना लेता है, बट नाइट्रोजन कभी भी NCl5 नहीं बना सकता, यानी इसके पास कभी भी 5 कोवलेंट बॉन्ड नहीं हो सकते, बिकॉज इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। वहीं पे फॉस्फोरस PCl5 बना सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वाई NCl नॉट फॉर्म बट PCl5 इज फॉर्म्ड,
बिकॉज इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता, सिंपल। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपने पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई है, ऑक्साइड्स बनेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फटाफट से रिएक्शन विद हैलोजेंस। इस बार जो रिएक्शन देखेंगे वो किससे देखेंगे, थर्ड रिएक्शन कौन सी हमारे पास में, हैलोजन के साथ है, रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन मतलब X। तो इस बार क्या बनेंगे आपके पास, ऑक्साइड नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, हैलाइड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, हैलाइड्स। किस टाइप के हैलाइड बनेंगे वो भी देख लेते हैं, EX3 और EX5 टाइप के बनेंगे। कौन से बनेंगे, EX3 EX5। EX3 में क्या बनेगा आपके पास में, NCl3, सपोज क्लोरीन ले लिया मैंने X की वैल्यू, PCl3, ASCl3, SbCl3 एंड BiCl3, ये बना। जब हम लेंगे EX5 तो NCl5 ये नहीं बनता, दैट इज एक्सेप्शनल केस। ठीक है, PCl5 बनेगा नो डाउट, ASCl5 बनेगा, SbCl5 बनेगा, BiCl5 बनेगा, ये सब बनेगा। ठीक है, अब देखिए मतलब यहाँ पे क्लोरीन नहीं, आप कोई भी हैलोजन पुट कर सकते हैं, X बनाना आपको तो। ठीक है, अगेन सेम चीज क्या है वो कि जब भी हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पॉइंट्स तो कॉमन है, यहाँ तो इसको छेड़ना नहीं है अपन को। यहां से केवल एक क्वेश्चन बनेगा, दैट इज व्हाई NCl5 नॉट फॉर्म, व्हाई PCl5 इज फॉर्म्ड। PCl5 क्यों बन रहा है बट NCl5 क्यों नहीं बन रहा, तो आपके पास रीजन है, क्या है रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d orbital, so it cannot expand their valency, तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता। जबकि PCl5 में आपके पास वैकेंट d orbital अवेलेबल होता है तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है ना, इसीलिए NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है। ठीक है ना, दैट इज द ओनली क्वेश्चन विच इज बिलोंग्स फ्रॉम हैलाइड्स। ये एक सिंगल क्वेश्चन आपके पास में बनता है हैलाइड से, या फिर रिएक्टिविटी से बन सकता है कि इनकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी क्लियर है, हैलाइड्स में कर लिया हमने, सॉरी हाइड्राइड भी कर लिया था, ऑक्साइड्स में कर लिया था। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। बाकी क्वेश्चन यहाँ से एक ही बन रहा है, वो ये बन रहा है आपके पास NCl5 क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी में थर्ड पॉइंट ये कंप्लीट हो गया आपका, रिएक्शन विद हैलोजेंस। क्या पढ़ा हमने, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाइड्राइड बन रहे थे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बन रहे थे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स बन रहे हैं। और अब लास्ट हमारे पास फोर्थ जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी है आपके पास, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो जब भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ में, तो ये क्या बनाएंगे, देखिए किस तरह से। कोई मेटल लेते हैं पहले, सबसे पहले सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिया कैल्शियम, क्या लिया, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है आपका, 2 पॉजिटिव। रिएक्शन करवाई मैंने ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा आपके पास, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है, 3 माइनस। क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कैल्शियम किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। ठीक है, तो क्या बनेगा, Ca3। और नाइट्रोजन जो है किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, 2 से, तो क्या बनेगा, N2। तो यहाँ पे जो कंपाउंड आपके पास बना वो बना कैल्शियम नाइट्राइड। तो सिंपली क्या करना है आपको, मेटल लेना है, और जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आपके पास में है वो क्या लेना है आपको, नॉन मेटल लेना है। ठीक है ना, तो ये जब इससे रिएक्शन करेगा आपके पास में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में, कैल्शियम नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक मेटल लीजिए और नॉन मेटल लीजिए, या ग्रुप 15 का एलिमेंट पिक कीजिए, दोनों के आपस में आपको केवल वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है और कंपाउंड बनाना है। ठीक है ना, इस तरह से आपके मेटल्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपना केमिकल रिएक्टिविटी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टी बेस्ड पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे
कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, जिसमें पहला टॉपिक हम लेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ईच एंड एवरी कंपाउंड जो लेंगे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल रिएक्शन, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।